आज हम वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो ब्रेटन वुड्स कमीशन न्यू हैम्पशायर यूएसए में आयोजित किया था 1944 में, उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया था। और आईएमएफ जो था 1947 में फिर जो है वो शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। तो अगर हम आईएमएफ के बारे में डिटेल में पढ़ें तो 189 कंट्रीज़ हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं वो कोटा सिस्टम के तहत इसको धन प्रोवाइड करती हैं। एक पूल इकट्ठा होता है और जो कि ज़रूरत पड़ने पर मेंबर कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम 2021 की बात करें तो SDR 475 बिलियन था, जिसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें 668 बिलियन डॉलर होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 SDR इज़ इक्वल टू होता है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.4 US डॉलर, है ना। और कोटा तय कैसे होता है? तो कोटा उस देश की इकोनॉमी के आधार पर तय होता है। और ये इकोनॉमी कैसे तय होती है? ये इकोनॉमी तय होती है उस देश की GDP के आधार पर, उस देश की रिजर्व के आधार पर, उस देश की इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी के आधार पर और ओपननेस के आधार पर। GDP को 50%, ओपननेस को 30%, रिजर्व को 5%, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को 15% दिया जाता है और ये दिया जाता है। अब अगर हम SDR की बात करें, अगर हम IMF की रिपोर्ट्स की पहले हम बात कर लेते हैं। इस बारे में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कि IMF कौन कौन से पब्लिश करता है ना, रिपोर्ट्स। तो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है ना, ये चारों चीज़ें करता है। हमने SDR के बारे में बात कर रहे थे, तो हम SDR को समझ लें। क्योंकि इंटरनेशनल रिज़र्व एसेट के रूप में जो US डॉलर और क्या बोलते हैं आपका गोल्ड थे, ये सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए SDR को 1969 में लाया गया। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये IMF की यूनिट ऑफ अकाउंट है, ये एक करेंसी नहीं है, हम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते इसके थ्रू, है ना। और ये मेंबर कंट्रीज़ को कोटा के तहत SDR मिलता है। और ये SDR जो मेंबर कंट्रीज़ है आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। दो दो उसके आधार हैं, या तो वॉलंटरी एक्सचेंजेस हो सकते हैं और दूसरा हो सकता है कि मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं वो किसी से खरीद भी सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए किसी IMF के द्वारा जितने SDR मिले हैं उतना ही SDR किसी के पास है, तो उस कंट्री को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, क्योंकि चार्जेस और इंटरेस्ट रेट बराबर होते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री के पास उसको अलॉटेड कोटा से ज़्यादा SDR है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर कम है तो फिर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो जो USA है वो 82.99 बिलियन SDR जो है उसका कोटा है। और अगर हम इंडिया का कंपेयर करें तो वो 13 बिलियन कोटा है, SDR कोटा है। इंडिया इसी के बेसिस पर, कोटा की बेसिस पर ही आपको कितने वोटिंग अधिकार हैं ये तय होते हैं। किसी भी मेंबर कंट्रीज़ का वोटिंग अधिकार होता है, मेंबर कंट्री का एक एक वोट, और इसके अलावा 1 लाख SDR पर एक वोट, है ना। तो भारत का जो वोटिंग अधिकार है वो लगभग है 2.76%। ये भी बढ़कर हुआ है, 0.3% बढ़ा है 2016 के नए डेटा के आधार पर। और चाइना का बढ़कर 6% हो गया है, जबकि USA का 16.7% से कम होकर 16.5% बन गया है। और चाइना जो है इस समय IMF में चाइना का जापान और फर्स्ट नंबर USA और जापान के बाद थर्ड प्लेस हो चुका है। ठीक है ना। अब सब्सक्रिप्शन कोटा में वो मनी होती है जो किसी भी मेंबर कंट्री को जो देना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। इसमें से 25% जो होता है वो आपको या तो US डॉलर या येन या पाउंड स्टर्लिंग यूरो इनके फॉर्म में देना पड़ता है। बाकी राशि जो होती है वो अपनी करेंसी में दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होता है आपका गोल्ड ट्रेंच जो होता है। इसमें प्रत्येक मेंबर कंट्री को जो होता है वो कुछ गोल्ड के फॉर्म में भी आपको देना पड़ता है IMF को। ये गोल्ड ट्रेंच होता है, आप ज़रूरत पड़ने पर उससे गोल्ड ले भी सकते हो। ठीक है ना। कोई भी कंट्री जो है अपने अलॉटेड कोटा से लगभग 145% जो है वो ले सकती है प्रतिवर्ष। और अगर उसने नहीं उठाया है, नहीं लिया है कोई, तो ओवरऑल वो 435% अपने जितना वो देता है एनुअली उससे वो उठा सकता है।
विशेष परिस्थितियों में कुछ जो है वो एक्सेप्शंस भी होते हैं। एसडीआर की हम बात कर रहे थे, तो एसडीआर का जो था, एसडीआर का जो इनिशियल वैल्यू था वो 0.88 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड था, और उस समय एक यूएस डॉलर की कीमत भी इतनी ही थी, लेकिन तभी इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता था। लेकिन 1973 में एसडीआर को रीडिफाइन किया गया और एक बास्केट ऑफ करेंसीज बनाई गई, जिसमें 5 करेंसीज रखी गई, और इन करेंसीज का क्राइटेरिया था कि जिनका एक्सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा स्थान रहा हो, जिनमें जब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है ना। तो इनमें है आपका यूएस डॉलर है, आपका यूरो है, आपका रेनमिनमी है, जापानीज़ येन है, और पाउंड स्टर्लिंग है। इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा देखें कि तो 42% जो है वो यूएस डॉलर है, 31% यूरो है, एंड रेनमिनमी जो है वो जो चाइना की करेंसी है, ये 11% पे थर्ड प्लेस पे है। जापानीज़ येन जो है 8%, और पाउंड स्टर्लिंग 8% पे हैं। ये जो बास्केट है, ये हर 5 साल में जो इसका कंपोजिशन है उसका रिव्यू होता है, ठीक है। अच्छा, आईएमएफ का जो डायरेक्टर होता है, जो भी डायरेक्टर है, वो हमेशा यूरोपीय यूनियन का होता है, ध्यान रखना है। और अपना जो वर्ल्ड बैंक का होता है वो होता है अमेरिका का। और इस बात का लोगों ने, भारत, चाइना सहित बहुत से देशों ने इस बात का विरोध भी किया है कि मेरिट के बेस पर होना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर एरिया से ही जो है डायरेक्टर्स या जो प्रमुख है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई जगह वित्तीय घोटालों का भी कई बार प्रश्न उठे हैं, वित्तीय जो प्रश्न उठे हैं, और इन सब के बीच में बार बार ऑब्जेक्शन लिया गया है, ठीक है। आईएमएफ और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा कि वॉशिंगटन में है। जो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड बैंक जो है हमारा 1946 में हो गया था। अगर हम वर्ल्ड बैंक की जब बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली आती है हमारे आईबीआरडी, और दूसरी आती है आईडीए। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का इनिशियल जो उद्देश्य था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन को करना, जो विनाश हुआ है तो रिकंस्ट्रक्शन करना। लेकिन वर्तमान में इसका उद्देश्य जो हो गया है वो गरीबी को हटाना हो गया है। ये पुअर कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को ये जो है वो उधार देती है, लेंड करती है। और इसका जो मनी जो है, जैसे हमने बात किया था कि आईएमएफ में तो जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि जो वर्ल्ड बैंक होता है ये मार्केट से पैसा उठाता है और उसके बाद ये लेंड करता है, मार्केट से लेंड करता है, फिर मेंबर कंट्रीज़ को लेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा आप क्या बोलते हैं, मार्केट रेट से ज़्यादा होगा, ठीक है। और आईएमएफ का जो होता है इंटरेस्ट रेट होता है जो मार्केट रेट से कम होता है। आईएमएफ का इंटरेस्ट रेट अगर वर्ल्ड बैंक से कंपेयर करें तो आईएमएफ का इंटरेस्ट रेट जो होता है वर्ल्ड बैंक से कम होता है, लेकिन आईडीए से ज़्यादा होता है। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो उससे कम होगा, लेकिन आईडीए से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आईडीए से क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि आईबीआरडी जो है वो लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ को, लेकिन जो आईडीए होता है वो केवल सर्विस चार्ज लेता है, जीरो इंटरेस्ट रेट पर जो होता है कि वो ऋण पूरेस्ट कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये प्रॉफिटेबल है और ये ग्रांट भी प्रदान करता है। ऋण के अलावा अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो इसमें 5 एजेंसीज आती हैं। आईबीआरडी की हमने बात कर ली है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर को भी फाइनेंस प्रदान करता है, मीगा MIGA जो कि इन्वेस्टमेंट गारंटी देता है, क्योंकि आईएमएफ की शर्तें बहुत कड़ी होती हैं और उन शर्तों में एक ये भी होता है कि हम एफडीआई को प्रोत्साहन देंगे, तो इन्वेस्टमेंट गारंटी देता है MIGA। इसके अलावा एक होता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आईडी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए संस्था होती है। इसका अभी तक भारत मेंबर नहीं है, क्योंकि भारत मान के चलता है क्योंकि
कुछ लोगों के इसमें पर्सनल इंटरेस्ट पॉसिबल है, इसलिए भारत अभी तक इसका मेंबर नहीं बन पाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से की कुछ चीज़ों से असहमत होते हुए भी, क्योंकि जो हमने पहले भी बात किया था कि उसके प्रेसिडेंट और आईएमएफ प्रमुख जो होते हैं, दोनों के प्रमुख जो होते हैं वो यूरोप या अमेरिका से ही होता है। इसी के विरोध में, इसके विरोध में एक तरह से ब्रिक्स का निर्माण हुआ था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इन्होंने एक बैंक बनाया था जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ये 2009 में, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। ब्रिक स्टार्ट हुआ था 2009 में, और 2014 में NDB बैंक स्टार्ट हुआ था। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को करता है, और ये केवल ब्रिक कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करता बल्कि बाकी कंट्रीज़ को भी, अदर कंट्रीज़ को भी प्रमोट करता है। और ये है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं शायद पहले भूल गई हूँ। एक है हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता था कि किसी भी कंट्रीज़, किसी भी देश में व्यापार करने में कितनी आसानी है, ये बताता था। लेकिन इस पर कुछ गलत डेटा वगैरह प्रोवाइड करने के कारण कुछ देशों के द्वारा इसने 2021 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा हमने बात की थी आईएमएफ जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो इसके वर्ल्ड बैंक भी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार। ये साल में 2 बार जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो मैंने कोशिश किया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को कवर करने की। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी, आपके एग्ज़ाम सब आने वाले हैं, कि टू द पॉइंट सही चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद।